दोस्तों नमस्कार। अभी तक आपने पुष्प पालन के उद्देश्य तक पढ़ाई की। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पुष्प पालन के लाभ तथा महत्व। आज के युग में व्यापार के विकास व विस्तार के साथ साथ पुष्प पालन का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। पुष्प पालन से होने वाले लाभ इस प्रकार हैं। नंबर 1, व्यापारिक भूल से बचाव। कोई व्यक्ति कितने भी तेज दिमाग वाला क्यों ना हो, वो सभी बातें याद नहीं रख सकता, अतः सभी लेन देनों का लेखा प्रतिदिन बहियों में करने से भविष्य में होने वाली गलतियों या भूलों से बचाव हो सकता है। नंबर 2, तुलनात्मक अध्ययन। व्यापारी पुष्प पालन की सहायता से वर्तमान वर्ष की तुलना में विगत वर्षों के व्यापार से कर सकता है। इन सूचनाओं को प्राप्त कर भविष्य के लिए योजना बनाकर लाभ में वृद्धि तथा हानियों से बचाव भी हो सकती है। वैधानिक प्रमाण। नंबर 3, वैधानिक प्रमाण। यदि व्यापार संबंधी कोई मुकदमा किसी न्यायालय में चल रहा होता है तो ऐसी स्थिति में पुष्प पालन के लेखों को प्रमाण के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर 4, व्यवसाय के मूल्यांकन में सुविधा। जब कोई व्यापारी अपना व्यापार बेचना चाहता है अथवा दूसरे व्यापारी का व्यापार को खरीदना होता है तो लेखा पुस्तकों के माध्यम से उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्प पालन की सहायता से व्यवसाय का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है। नंबर 5, कर निर्धारण की सुविधा। व्यापारी को प्रायः आयकर, व्यापार कर, उत्पादन शुल्क आदि का भुगतान करना पड़ता है। स्पष्ट एवं क्रमबद्ध लेखे व्यापारी को उचित तथा सही कर लगवाने में सहयोग देकर अनावश्यक कर भार से मुक्ति दिलाते हैं। नंबर 6, ऋण प्राप्ति में सुविधा। यदि व्यापारी अपना हिसाब किताब स्पष्ट रूप से व उचित रूप से रखते हैं तो वो उसे दिखाकर अपनी वित्तीय स्थिति का परिचय देते हुए आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 7, छल कपट से बचाव। सुव्यवस्थित हिसाब किताब की सहायता से कर्मचारियों का छल कपट आसानी से पकड़ा जाता है, अतः पुष्पपालन प्रणाली द्वारा व्यापारिक कर्मियों पर नियंत्रण रखने में भी सक्षम होता है। नंबर 8, दिवालिया घोषित कराने में सहायक। जब कोई व्यापारी अपने लेन देनों का भुगतान नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में वो अपनी बहियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायालय से अपने आप को दिवालिया घोषित कराकर दायित्वों से मुक्ति पा सकता है। नंबर 9, ख्याति के मूल्यांकन में सहायक। पिछले कुछ वर्षों के खातों से विभिन्न वर्षों के लाभ के आधार पर व्यवसाय की ख्याति की राशि का निर्धारण किया जा सकता है। नंबर 10, साझेदारी में सहायक। पुष्प पालन साझेदारी में विभिन्न अवसरों पर नए साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु आदि के समय उसका हिसाब किताब लेखा जोखा करने में सहायक होता है। नंबर 11, आर्थिक स्थिति का ज्ञान व नियोजन में सुविधा। व्यापारी अपनी लेखा पुस्तकों में नियमित रूप से लेखा करने पर आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त करता है तथा वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर व्यापार के विकास के लिए योजनाएं बनाता है। नंबर 12, निर्णय लेने में सुविधा। व्यापार में नई नई समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। यदि व्यापारी उनको नियमित रूप से खाते तैयार करता है तो समस्याओं के समाधान के लिए खातों को देखकर सही निर्णय लिया जा सकता है। नंबर 13, कर्मचारियों को लाभ। वित्तीय लेखों की सहायता से कर्मचारियों के वेतन, पारिश्रमिक एवं बोनस से संबंधित समस्याओं के निर्धारण में सुविधा रहती है। नंबर 14, आपका सरकार को लाभ। पुष्पपालन की सहायता से सरकार को करों के निर्धारण में सुविधा रहती है। उसे अपनी कमज़ोर तथा बीमार व्यापारिक तथा औद्योगिक इकाइयों का पता लगता रहता है तथा पुष्पपालन से उसे अपनी व्यापारिक नीतियों के निर्धारण में सहायता मिलती है। अब हमारा आता है आदर्श पुष्पपालन प्रणाली के गुण। पुष्पपालन के उद्देश्य एवं महत्व से ये उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है कि व्यापार चाहे बड़ा हो या छोटा, उसके लिए किसी न किसी पुष्पपालन प्रणाली को अपनाना ही पड़ता है। अतः प्रणाली का चुनाव करते समय उसमें कुछ गुणों का समावेश अत्यंत आवश्यक होता है, जो इस प्रकार हैं। उपयुक्तता। नंबर 1 आप लिखिए, उपयुक्तता। पुष्पपालन की प्रणाली व्यापार के अनुरूप होना चाहिए, जिससे कार्य संचालन में
सुविधा हो। लोचकता। नंबर 2, लोचकता। पुष्प पालन की प्रणाली इस प्रकार की हो कि उसे व्यापार के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सके। नंबर 3, सुगमता एवं सरलता। प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति द्वारा भी आसानी से समझी जा सके तथा अनुकरण की जा सके। नंबर 4, वैज्ञानिकता। पुष्प पालन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसके सिद्धांत निश्चित और व्यवहारिक हों और हिसाब किताब रखने में वैज्ञानिकता का गुण प्राप्त हो सके। नंबर 5, मितव्ययिता। व्यापार के लाभार्थ संचालन के लिए पुष्प पालन की प्रणाली में मितव्ययिता का गुण आवश्यक होना चाहिए। नंबर 6, पूर्णता। पुष्प पालन की प्रणाली में पूर्णता का गुण निहित होना चाहिए, अर्थात उससे व्यापारिक आय व्यय दायित्व संपत्ति तथा लाभ हानि आदि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। शीघ्रता। नंबर 7, शीघ्रता। प्रणाली में शीघ्रता का गुण होना चाहिए, अर्थात प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा कम समय व श्रम में अधिकाधिक व्यापारिक सौदों को दिखाया जा सके या लिखा जा सके। नंबर 8, शुद्धता एवं स्वच्छता। पुष्प पालन प्रणाली में शुद्धता तथा स्वच्छता का गुण होना चाहिए, जिससे लेखा पुस्तकों के प्रति विश्वसनीयता की भावना बनी रहे। लेखा पुस्तकों में काट छाट उचित नहीं होती है। अब हमारा इसके बाद आता है पुष्प पालन की प्रणालियाँ। व्यापारिक हिसाब किताब रखने की कोई ऐसी प्रणाली नहीं है जिसके अनुसार हिसाब किताब रखना अनिवार्य है, बल्कि व्यापारी अपनी योग्यता आवश्यकता और सुविधा के अनुसार हिसाब किताब की प्रणाली को चुन सकता है। व्यापार में अपनाई जाने वाली व्यापार की कई प्रणालियां हैं जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, दोहरा लेखा प्रणाली। वो प्रणाली पुष्पपालन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार या लेन देन के 2 पक्ष होते हैं और प्रत्येक लेन देन पुस्तकों में 2 स्थानों पर लिखा जाता है। ये प्रणाली एक वैज्ञानिक एवं आधुनिक प्रणाली है। इस प्रणाली का जन्म पश्चिमी जगत में हुआ, अतः इसे पाश्चात्य बही खाता प्रणाली भी कहते हैं। नंबर 2, इकहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली को एक अंकन प्रणाली भी कहते हैं, जिसमें प्रत्येक लेन देन का लेखा 2 बार नहीं किया जाता। इस प्रणाली के अनुसार खाता बही में केवल ऋणी तथा ऋणदाताओं के वैयक्तिक खाते रखे जाते हैं। अवैयक्तिक खाते जैसे मजदूरी, किराया, क्रय विक्रय इत्यादि खाते नहीं खोले जाते। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों पर विचार नहीं किया जाता, इसीलिए इस प्रणाली को अपूर्ण लेखा प्रणाली की संज्ञा दी जाती है। नंबर 3, रोकड़ प्रणाली। रोकड़ प्रणाली बही खाता की वो प्रणाली है जिसमें रोकड़ी लेन देनों का अर्थात नकद लेन देनों का लेखा रखने के लिए केवल रोकड़ बही ही रखी जाती है। स्पष्ट है कि यह प्रणाली उन्हीं संस्थानों के लिए उपयुक्त है जिनके यहाँ अधिकतर लेन देन नकद रूप में होते हैं। क्लब, अस्पताल, धार्मिक संस्थाएं, शिक्षा संस्थाओं आदि में यही प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। भारतीय बही खाता प्रणाली। नंबर 4, भारतीय बही खाता प्रणाली। इस प्रणाली के हिसाब किताब निश्चित बहियों में भारतीय ढंग से विभिन्न भाषाओं में रखे जाते हैं। इस प्रणाली के सिद्धांत भी पूर्णतया वैज्ञानिक तथा न्यायोचित होते हैं। भारत में प्रचलित होने के कारण इसे भारतीय बही खाता प्रणाली कहते हैं। पुष्प पालन की शब्दावली। पुष्प पालन एक विशेष विज्ञान है। इस विज्ञान को समझने के लिए कुछ विशिष्ट शब्दों का अर्थ जानना आवश्यक है। विभिन्न महत्वपूर्ण शब्द इस प्रकार हैं। नंबर 1, व्यापार। लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया कोई न्यायोचित कार्य व्यापार कहलाता है, जैसे एक व्यक्ति द्वारा किए गए क्रय विक्रय, बैंक, बीमा कंपनी, यातायात तथा शिल्पकार की कारीगरी व्यापार कहलाती है। नंबर 2, व्यापार का स्वामी अर्थात प्रोप्राइटर। वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार प्रारंभ करता है,
व्यापार में पूंजी लगाकर उसका संचालन करता है तथा लाभ हानि का अधिकारी होता है तथा सभी प्रकार के जोखिम उठाता है, व्यापार का स्वामी कहलाता है। नंबर 3, पूंजी। व्यापारी धन कमाने के उद्देश्य से जो धन व्यापार में लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। जैसे श्याम ने 50,000 नकद 25,000 का माल लगाकर व्यापार प्रारंभ किया तो उसकी पूंजी कुल 75,000 कहलाएगी। लेन देन। दो व्यक्ति, फर्म तथा संस्थाओं के बीच वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान, क्रय विक्रय या विनिमय करना व्यवहार या लेन देन कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, रोकड़ी लेन देन और उधार लेन देन। रोकड़ी लेन देन, यदि लेन देन नकद में हो रहे हैं तो ऐसे लेन देन को नकद या रोकड़ी लेन देन कहते हैं। उधार लेन देन, यदि भुगतान वर्तमान में ना होकर भविष्य के लिए स्थगित किया जाए तो ऐसे सौदे को हम उधार लेन देन या उधार व्यवहार कहते हैं। अब आता है हमारा नंबर 4, खाता। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यापारिक लेन देन का सर्वेक्षण ब्यौरा खाता कहलाता है। प्रत्येक खाते के दो भाग होते हैं, एक बाईं ओर वाला भाग जिसे ऋणी पक्ष कहते हैं तथा दूसरा दाईं ओर वाला भाग जिसे हम धनी पक्ष कहते हैं। ये खाते 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत खाते। नंबर 1, व्यक्तिगत खाते। ये खाते किसी व्यक्ति विशेष, साझेदारी, फर्म, कंपनी, संस्था एवं देनदारों व लेनदारों के व्यक्तिगत नामों से संबंध रखते हैं या व्यक्तिगत नामों से जाने जाते हैं। जैसे नंबर 1 आपका आ जाएगा इसमें व्यक्ति विशेष, जैसे रामलाल, जसपाल, श्याम, कबीर, तुलसी इत्यादि। फर्म या संस्था, जैसे प्रकाश एंड कंपनी, गोयल एंड कंपनी, प्रकाश प्रकाशन आदि। कंपनी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एबीसी कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड आदि। वास्तविक या संपत्ति खाते, रियल अकाउंट। ये खाते व्यापार की भौतिक एवं अभौतिक संपत्तियों से संबंध रखते हैं। जैसे भौतिक वस्तुओं में आपके आ गया माल खाता, रोकड़ खाता, बैंक खाता, फर्नीचर खाता, प्लांट एवं मशीनरी खाता, भूमि खाता व भवन खाता। अब आपके आ जाएगा इसी में एक और हेडिंग, अभौतिक वस्तुएं। इसमें आएगा ख्याति खाता, पेटेंट खाता, व्यापारिक चिन्ह खाता आदि। नंबर 3, अवास्तविक या नाममात्र के खाते। ये खाते व्यापार के आय व्यय या लाभ हानि से संबंध रखते हैं। जैसे आय या लाभ, किराया खाता, ब्याज खाता, कमीशन खाता, छूट या कटौती खाता, लाभांश खाता आदि। व्यय या हानि, मजदूरी खाता, वेतन खाता, डाक व्यय खाता, कटौती या छूट खाता, बीमा प्रीमियम खाता, ब्याज खाता, किराया खाता, कमीशन खाता, धुलाई एवं भाड़ खाता, दान खाता, लेखन सामग्री खाता आदि इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 6, पेशा, प्रोफेशन। पेशा जीविका का वो साधन है जिसके लिए बौद्धिक प्रयोग के साथ साथ पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि का पेशा। नंबर 7, माल, गुड्स। लाभ कमाने के उद्देश्य से क्रय की गई वस्तुएं या जिन वस्तुओं को विक्रय के उद्देश्य से व्यापारी खरीदता है उसके लिए माल कहलाती है। नंबर 8, क्रय, परचेज। व्यापार के लिए खरीदा गया माल क्रय कहलाता है। नकद रोकड़ देकर खरीदा गया माल नकद क्रय तथा उधार खरीदा गया माल उधार क्रय कहलाता है। नंबर 9, क्रय वापसी। क्रय किए गए माल का जो भाग किसी कारणवश वापस कर दिया जाता है वो क्रय वापसी कहलाती है। इसे कुल क्रय में से घटाकर दिखाया जाता है। नंबर 10, विक्रय। समस्त बेचा गया माल विक्रय कहलाता है। नकद रोकड़ के बदले में बेचा गया माल नकद विक्रय तथा उधार बेचा गया माल उधार विक्रय कहलाता है। विक्रय वापसी, बेचे गए माल का वो भाग जो किसी कारणवश वापस आ जाता है विक्रय वापसी कहलाता है। इसे कुल विक्रय में से घटाकर दिखाया जाता है। नंबर 12, आवधिक बिक्री। एक निश्चित अवधि के अंदर होने वाली नकद एवं उधार बिक्री का योग आवधिक
बिक्री कहलाता है, जिसे हम टर्नओवर के नाम से भी जानते हैं। नंबर 13 स्टॉक या रहतिया। वर्ष के अंतर में जो माल बिकने से रह जाता है, वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है स्टॉक या रहतिया कहलाता है। इसे अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं। यही बचा हुआ माल अगले वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक रहतिया अर्थात ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। रहतिया का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम हो के आधार पर किया जाता है। नंबर 14 जीवित स्टॉक अर्थात लाइव स्टॉक। व्यापार में पशु, घोड़े, बैल आदि चूंकि संपत्ति की भांति प्रयोग में लाए जाते हैं अतः इनको जीवित स्टॉक कहते हैं। नंबर 15 मृत स्टॉक। व्यापार में फर्नीचर व मशीनरी आदि ऐसी संपत्तियां हैं जिनका प्रयोग व्यापार के संचालन में किया जाता है अतः इनको मृत स्टॉक कहा जाता है। नंबर 16 अशोध, दुवत या अप्राप्त ऋण या बैड डेब्ट्स। देनदारों से ऋण का वो भाग जो प्राप्त नहीं हो पाता अशोध, दुवट या अप्राप्त ऋण कहलाता है। ये व्यापारिक हानि होती है। नंबर 17 छूट या कटौती अर्थात डिस्काउंट। जब व्यापारी अपने ग्राहकों को बेचे गए माल के संबंध में मूल्य चुकाने पर कुछ रियायत या छूट देता है तो उसे छूट, बट्टा या कटौती कहते हैं। यह छूट या कटौती कई प्रकार की होती है, जैसे कि व्यापारिक छूट, आप उसमें एक हेडिंग डाल सकते हैं ABCD। व्यापारिक छूट यह एक प्रकार से परंपरा रूप से विक्रेता द्वारा क्रेता को बिक्री मूल्य पर दी गई छूट होती है। इस छूट के देने का उद्देश्य बिक्री में वृद्धि करना होता है। इस छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। नंबर 2 या नंबर नकद छूट। नकद छूट से आशय छूट की उस राशि से है जो निश्चित अवधि से पूर्व ही अपनी देनदारी का भुगतान करने के लिए माल के क्रेता को दी जाती है। इस छूट का देने का उद्देश्य निर्धारित समय से पहले भुगतान प्राप्त करना होता है। इस छूट का पुस्तकों में लेखा किया जाता है। इस नकद छूट को हम नकद बट्टा भी कहते हैं। अब आ जाएगा C विशेष छूट, स्पेशल डिस्काउंट। इस प्रकार की छूट केवल उन्हीं लोगों को अर्थात उन्हीं ग्राहकों को दी जाती है जो व्यापारी के स्थायी ग्राहक होते हैं। दोस्तों, आशा है आज आपने ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को सुना होगा और अपनी कॉपी पे नोट किया होगा ताकि आप याद कर सकें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके उसको लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और इससे हम नई नई वीडियो बनाने के लिए लालयित रहते हैं। कृपया आप हमारा मनोबल ऊंचा बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। नमस्कार।